अरे कब से 2 मिनट करके खड़ा कर रखा है। इन्फॉर्मेशन तो पक्की से तेरी। अरे बावड़ी पूछ, जहाँ बोला था वहीं पे खड़ा हूँ। ये फोन में घुसा रहेगा, क्या होगा अभी? आ जल्दी से। नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। हम अक्सर आपसे जुर्म के पीछे छुपी किसी दस्तक की बात करते हैं, लेकिन हमारे इस केस में जुर्म का शिकार खुद एक पुलिस वाला हुआ था और इस केस का पैमाना बहुत बड़ा था। या को ऐसे गायब करना है कि सबको लगे कि अपनी मर्जी से कहीं चली गई। मन्ने एक ऐसा पॉल्यूशन मास्क चाहिए जो मन्ने विषैली से विषैली गैस के बुरे असर से बचा सके। ना आज ना मिल पाऊं। पापा आने वाले ना, कल ही देखते। बाबू फोन। किससे बात करने लग रही थी? पापा वो नेहा जीजी से। नेहा से बात कर रही थी या उस बावरे छोरे से? ना पापा, नेहा जीजी से कर रही थी। तो ये बता, नेहा कहाँ है? नेहा जीजी मार्केट गई से सामान लाने। अपने बाप से झूठ बोली है कि नेहा मार्केट गई से? एक कहोगे कि नेहा मार्केट में किसी छोरे के साथ है। हद है, आप अपनी छोरी पर भी विश्वास न करे हो। अरे भरोसा तो मैं तेरा भी ना करूं। जैसी झूठी तू है ना, वैसे ही अपने बेटे को बना रही है। पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? जो दिल में है वो बोल दे। वो नहीं, हमें मैं क्या लगा रखा है? दिखने में तो बड़ा बिंदास है, ऐसे में सिट्टी पिट्टी गुल। चल कोई ना, तू सोच ले तन्ने क्या बोलना है। मैं तब तक तन्ने तेरा ससुराल दिखा देती हूँ। मतलब मुझे तेरे घर लेके जा रही है? बावड़ा हो गया है कि पप्पा को प्यार मोहब्बत ना पसंद, कूट देंगे तुझे। कहाँ लेके जा रही है? खबरदार, होशियार, दीदी पापा आ रहे हैं। सब पापा, मम्मी, दीदी, दीदी, पापा, मम्मी, पापा, दीदी। रिया बेटा, क्या हुआ?
रो क्यों रही हो? औरत का गला रेता गया, फिर इसकी बॉडी को सूटकेस में डालकर डंप किया गया। सब लोगों से इंक्वायरी की, लेकिन सर किसी ने इसे पहचाना नहीं। सूटकेस में बॉडी को डंप करते हो किसने देखा? नहीं सर, किसी ने भी नहीं देखा। बोलो ना आंटी, मम्मी पापा और दीदी कब आएंगे? पुलिस पता कर रही है बेटा, बहुत जल्दी आ जाएंगे। लता 2 मिनट सुनो। भूल गई कि हमारे कजिन की शादी में जाना है और ये छोरी ने किसी पड़ोसी की दे दे और तू चलने की तैयारी कर। पागल हो गया क्या? यहाँ बच्ची का रो रो के बुरा हाल है और तुम्हें शादी की पड़ी है। तुम जाओ और फ्री की दारू पियो और शादी में नाचो। मैं रिया को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मैं कम सर। आओ शर्मा। सर, सोनीपत थाने में कल एक भारद्वाज फैमिली की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। उस फैमिली के ये 4 लोग मिसिंग थे। और सर, ये जो लाश हमें मिली थी, ये लाश इस फैमिली की ममता नाम की इस औरत से मैच करती है। ममता, रमेश, नेहा और सारिका, भारद्वाज परिवार के 4 सदस्य रहस्यमय तरीके से एक साथ गायब हो गए थे। और ये रहस्य तब और भी गहरा हो गया जब हमें इन 4 में से सिर्फ ममता की लाश मिली। बाकी 3 सदस्य कहां थे, उनके साथ क्या हुआ था, ये इस केस के ऐसे पेचीदा सवाल थे जिनके जवाब तब हमें खोजने थे। भारद्वाज परिवार मिसिंग केस दूसरे थाने में दर्ज था, लेकिन इस केस की तफ्तीश का जिम्मा मुझे मिला था। सर, भारद्वाज फैमिली के रमेश, ममता, नेहा, सारिका 16 दिसंबर की शाम से ही गायब थे। और उसी शाम से उन सबके फोन सोनीपत के सेक्टर नंबर 7 में उनके घर के आसपास ही बंद हुए थे। ममता की बॉडी हमें मिली गोहाना में और फोन घर में स्विच ऑफ हुआ, तो क्या ममता का कत्ल घर में किया गया और उसके बाद उसकी बॉडी को गोहाना में डंप किया गया? और बाकी 3? सोनीपत पुलिस को मर्डर का तो कोई साइन नहीं मिला सर, न ही चोरी और लूट का। इनफैक्ट तिजोरी से 7 लाख रुपए कैश भी बड़ा मिला। कमाता कौन कौन है घर में? सिर्फ रमेश। वो सोनीपत नगर पालिका के प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट में हेड क्लर्क था। हेड क्लर्क के घर में इतना सारा कैश, कहीं रिश्वत तो नहीं लेता? पता करो, कहीं ममता के मर्डर और बाकी सबके गायब होने का कनेक्शन इस कैश से तो नहीं। तब तक मैं रिया से मिलता हूँ। सर, ये घर है। अंकल, उस रात नेहा दीदी और सारिका दीदी थे घर पे। दीदी, मुझे भी फेस पैक लगाना है। तो फेस पैक लगाएंगे तो पापा के आने की खबर कौन देगा? और तू यहाँ खड़ी क्यों है? नीचे जाके देख, पापा आ गए तो हम दोनों बहन गए। खबरदार, होशियार, दीदी पापा आ रहे हैं। पापा पानी। पापा चाय बना दूं? क्यों, तुम्हारी मम्मी तो नहीं होगी ना घर पे? हाँ पापा, वो मम्मी मार्केट। बस बस बस, मुझे सब मालूम है तुम्हारी मम्मी कहाँ गई होगी। पापा ऐसा कुछ ना है, और मम्मी ने ऐसा भी क्या कर दिया है कि आप ये सब बातें बोल रहे हो? यहाँ तुम बात। रिया बेटा, मुझे तुम्हारी बहनों से कुछ बात करनी है, तुम जाके बाहर खेलो। जाओ जाओ बेटा। तो रिया बेटा, जब आप बाहर खेलने गई थी उस वक्त आपकी मम्मी घर पर थी? नहीं, उस वक्त मम्मी घर पे नहीं थी, और जब मैं खेल के घर वापस आई तब घर पे कोई नहीं था। पापा, मम्मी, दीदी। मम्मी कहाँ गई थी? कुछ बता के गई थी? हाँ अंकल,
याद आया, मम्मी रानी मार्केट गई थी। रानी मार्केट? सर रिया ने सोनीपत पुलिस को भी यही बताया था कि ममता रानी मार्केट गई हुई थी, लेकिन ममता का फोन इसी एरिया में बंद हुआ था। कन्ना, ये एक सोची समझी साजिश लग रही है। रानीनगर मार्केट में पता करो, जिस रात को ये लोग गायब हुए उस तारीख की वहां की सीसीटीवी फुटेज निकलो। रिया की बातों से लग रहा है कि रमेश और ममता के बीच में सब कुछ सही नहीं है। बुला पड़ोसियों। सर छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती है, लेकिन हाँ, रमेश भाई का घर में काफी रौब था। घर के सारे लोग उनसे बहुत डरते थे। डरते थे? दरअसल रमेश नियम कायदे का पक्का आदमी था। रात को 10 बजे तो उनके घर की लाइट बंद हो जाती थी। वो खुद भी अनुशासन में रहते थे और अपने बीवी और बच्चों को भी रखने की कोशिश करते थे। वैसे रमेश भाई बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा शक्की था। किस पर शक करते थे? अंदर की बात तो नहीं मालूम, लेकिन कभी कभार उनके घर आती थी तो। तेरे पापा को सब पता चल गया, इसलिए आजकल बवाल मचा रही। मालूम तो चलना ही था मम्मी, मन ने तो पहले ही बोला था। जीजी, आपको ज्यादा ना डरती पापा से? हमारी जिंदगी है और आपको ना लगता कि पापा को ज्यादा इंटरफेयर कर रहे? तेवर देखिए पापा के, अब तो मम्मी पे भी शक करते हैं। अरे लगता आंटी आप? अरे नेहा बेटा, वो मैंने गाजर का हलवा बनाया था तो सोचा आप लोगों को दे के आऊं। सर रमेश के ऑफिस में पता किया मैंने। फिलहाल तो यही पता चला है कि रमेश काफी ईमानदार था। वो किसी से रिश्वत ले इस बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है। सर कांस्टेबल सोलंकी की वाइफ आई है। सर कल रात से सोलंकी जी से मेरी कोई बात नहीं हो पाई है। उनका फोन भी बंद आ रहा है। हमें लगा कि वो ड्यूटी पे होंगे। सोलंकी यहाँ से 11 बजे निकल चुका था। हम खुद हैरान है कि वो घर क्यों नहीं पहुंचा। क्या सर क्या हुआ है? उमा जी, भिवानी रोड पर हमें सोलंकी की लाश मिली। मैं कमिंग सर। सर जिस रात भारद्वाज परिवार गायब हुआ था, उसी शाम रानी मार्केट के एक सीसीटीवी फुटेज में ममता एक लड़के के साथ कैप्चर हुई थी। सर उसकी फुटेज। सर इस लड़के का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज के आधे घंटे बाद पूरी भारद्वाज फैमिली का फोन बंद हो गया था। कौन है लड़का, कुछ पता चला? सर मैंने ममता के पड़ोसियों को इस लड़के की फोटो दिखाई, ना तो उन्होंने इसे पहचाना ना रिया ने। सर हमें पता चला था कि रमेश ममता के ऊपर शक करता था कि ऐसा तो नहीं कि ममता का इस लड़के के साथ अफेयर हो, इसीलिए वो इस लड़के से बाहर मिलती जुलती हो। और सर अगर ऐसा है तो रमेश का ममता को मारने का मोटिव स्ट्रॉन्ग बनता है। खन्ना, तुम कहना चाहते हो कि रमेश ने पहले खुद अपनी बीवी का कत्ल किया और फिर अपनी दोनों बेटियों को लेकर गायब हो गए, तो उसकी सबसे छोटी बेटी रिया उसे घर में क्यों छोड़ कर जाएगा? और घर में 7 लाख कैश पड़ा हुआ है। कहानी कुछ और है। ममता के कॉल रिकॉर्ड्स देखो, हो सकता है ममता के कॉल रिकॉर्ड्स में इस लड़के के बारे में कुछ पता चले। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मी, मैं ठीक हूँ। जी जी जी, खा लिया। आपने दवाई ली? अम्मी प्लीज, आप दवाई ले लिए करें वक्त पे। जी जी हाँ, वो मैं। अच्छा, मैं एक फोन आ रहा है, मैं आपको बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। बोलो शर्मा। जी सर, इस तरफ। बॉडी काफी डिकम्पोज्ड है सर, लेकिन एक बात है,
इसका गला भी ठीक वैसे ही रहता गया जैसे ममता का। सर ये देखिए, लगता है रमेश की लाश है। शर्मा, ममता की बॉडी हमें 4 दिन पहले गोहाना में मिली और गोहाना यहाँ से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस बॉडी की कंडीशन को देख के लग रहा है कि इसका कत्ल भी तभी हुआ जब ममता का। मतलब सर, हमें घुमाने के लिए बॉडीज अलग अलग जगह डंप की गई? एब्सोल्युटली। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये बॉडी रमेश की है तो हमें मियाँ और बीवी दोनों की बॉडी से मिल गई, लेकिन इनकी बेटियां नेहा और सारिका वो कहाँ है? सर, ममता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ममता को बेहोश किया गया मर्डर करने से पहले, और उसे बेहोश करने के लिए मार्फिन गैस का इस्तेमाल हुआ। मार्फिन गैस? मार्फिन गैस कौन इस्तेमाल करता है? और हमें बॉडीज मिली सूटकेसेस में। सर, पहले ममता को घर में बेहोश किया गया, उसके बाद मारा गया, तो जाहिर सी बात है रमेश को भी इसी तरह मारा गया होगा। लेकिन शर्मा, घर में तो मर्डर के कोई साइन नहीं मिले। हालांकि ममता को रानी मार्केट में देखा गया, लेकिन ममता का फोन भी घर के आसपास ही स्विच ऑफ हुआ। तो क्या रिया के अलावा बाकी सब घर वालों को पहले बेहोश किया गया फिर कहीं ले जाया गया? ममता और रमेश की हमें बॉडीज मिली 2 सूटकेसेस में, तो क्या किसी ने 5 सूटकेसेस खरीदे? 2 सूटकेसेस में रमेश और ममता की बॉडी को डंप किया और बाकी 2 में नेहा और सारिका को। पता करो, क्या किसी दुकान से इस तरह के सूटकेसेस खरीदे गए, वो भी एक साथ? सर, हम तब ये मान रहे थे कि नेहा समेत सभी घर वाले किलर के टारगेट पे होंगे, लेकिन सिर्फ रमेश और ममता की लाश मिली थी। और रमेश के पोस्टमार्टम के बाद हमारा ये अंदाजा सही निकला कि रमेश को भी ममता की तरह बेहोश करके मारा गया होगा। लेकिन नेहा और सारिका, उनके साथ क्या हुआ था? और उनके घर में मिला वो 7 लाख कैश उस परिवार के पास कहां से आया था? और ममता रानी मार्केट में किस लड़के के साथ थी? सर, ममता के साथ ये जो लड़का देखा गया था, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन रमेश के घर के पास एक पान वाला है, उसे कुछ काम की इंफॉर्मेशन मिली है। सर, उस पान वाले ने बताया कि उसकी दुकान के पास अक्सर 2 लड़के नेहा और सारिका को ताड़ा करते थे। लाडू भाई, वह मेरे वाली है, अपने वाली ना देखो। सर, पान वाले ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले नेहा का एक लड़के से काफी झगड़ा भी हुआ था। पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? जो दिल में है वो बोल दे। वो नेहा मैं। चल कोई ना, तू सोच ले तन्ने क्या बोलना है। मैं तब तक तन्ने तेरा ससुराल दिखा देती हूँ। मतलब मुझे तेरे घर लेके जा रही है? बावड़ा हो गया है कि पप्पा को प्यार मोहब्बत ना पसंद, कूट देंगे तुझे। चल। तो कहाँ लेके जा रही है? पुलिस स्टेशन। उसकी नौबत ना आवेगी मैडम, क्योंकि मैं अब तक तेरे ससुराल लेकर जाऊंगा। हाथ छोड़ मेरा। चल। कहाँ लेके जा रहे? हाथ छोड़। अच्छा लगा बात करके, लेकिन अगली बार बात नहीं होगी, देख लेना। सर, उन दोनों में से एक लड़के का नाम जय है और दूसरा उस मोहल्ले का नहीं है। इस जय को उठाओ, दूसरे का पता अपने आप चल जाएगा। बोला। सब मैंने कुछ नहीं पता साहब, उसने तो खुद मुझसे मेरी फीलिंग पूछी थी, मैंने कोई जबरदस्ती ना की साहब। हम तेरी फीलिंग ना पूछ रहे, ये बोल, दोनों लड़कियों को गायब क्यों किया और उनके माँ बाप को क्यों मारा? मैंने कुछ नहीं किया साहब, वो शायद रोहित ने किया होगा। अच्छा, मैं सच कह रहा हूँ साहब, वो तो मेरे से भी बड़ा आशिक है। मैं तो सिर्फ नेहा के पीछे था, लेकिन वो तो दोनों के पीछे था साहब। उनको हासिल करने के लिए आर्ट जुगाड़ भी करता था साहब। लड़की को वशीभूत करने के टोटके, ये किताब है ना, मैं नेपाल से लेके आया हूँ। ऐसे ऐसे टोटके लिखे हैं ना इसमें, एक बार कर दिए ना तो लड़की ना खुद ब खुद जाल में फंस जाती है। मैंने भी कोई टोटका बता देना नेहा के लिए। अब बावड़ा हो गया कि तेरे को क्या लग रहा है तेरे को मैं अपना साड़ू बनाऊंगा? बेटा, इस किताब के टोटके से ना पहले मैं सारिका को अपनी घरवाड़ी बनाऊंगा और नेहा को अपनी साड़ी।
तो साड़ी होती है आधी घरवाड़ी। उसने टोटके करने भी शुरू कर दिए थे साहब। कैसे टोटके? साहब वो सटकी सारिका के फोटो के आगे बैठ कर पान चबाता रहता था। मैं भी हैरान था साहब कि ये कैसा टोटका है, लेकिन साहब पता चला कि साड़ी घरवाली तो क्या, उसने तो सास ससुर को भी गायब कर दिया और मैंने कुछ नहीं पता साहब। खन्ना, पता करो रोहित कहाँ है। सर। सिंह, ताला तोड़ो। ऊपर देखो। सर। लड़की को वशीभूत करने के टोटके 21 दिन में लड़की को बनाए अपना। चल अभी सच बोल। बोल, सबसे सच बोल दो सर। न मैंने किसी को अगवा किया साहब, न मैंने किसी को जान से मारा है साहब। आप लोगों को गलतफहमी होगी है। हमें गलतफहमी होगी तो सारिका की तस्वीर अपने घर में क्यों लगा रखी थी? बस साहब क्योंकि मैं प्यार करता हूँ उसको। ओ आशिक नंबर 1, तेरा वो जो साड़ू है ना जय, उसने सब उगल दिया। उसने बता दिया ये कांड तुम नहीं किया। सब मैंने कोई कांड न किया, मैं तो वो टोटका कर रहा था साहब। वो किताब में लिखा था अगर 21 दिन तक मैं सारिका की फोटो के आगे पान चबाऊंगा और उस पान की पीक से सारिका के 108 बार नाम लिखूंगा तो साहब सारिका मेरी हो जाएगी। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया था साहब, लेकिन 16वें दिन सारिका और उसका पूरा खानदान गायब हो गया। मेरा तो उस किताब से जी उठ गया था साहब। बिल्कुल फर्जी किताब थी साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। पक्का कुछ नहीं किया? हाँ साहब पक्का बोल रहे। ठीक है, जा। क्यों लाए हो मन्ने यहाँ? सारिका मम्मी पापा कहाँ है? कहाँ है? मन्ने ना खाना कुछ। क्या मायनो, ये रोहित जितना सीधा बन रहा है उतना सीधा है नहीं। हो सकता है इसने और जय ने मिलकर रमेश और ममता का कत्ल किया हो और फिर इन दोनों ने ही नेहा और सारिका को कहीं छुपाया हो। इस पर नजर रखो, ये हमें उन तक पहुंचने की लीड दे सकता है। सर उस पान वाले ने इन दोनों के अलावा एक तीसरे लड़के के बारे में भी बताया था। कौन तीसरा लड़का? सर उसका कहना था कि वो लड़का अक्सर सारिका को उसके घर के बाहर बाइक से ड्रॉप करता था। सारिका को बाइक पे ड्रॉप करता था तो हो सकता है दोनों का अफेयर हो। सारिका के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ? सर सारिका के कॉल रिकॉर्ड्स में किसी रहमान नाम के लड़के का नंबर मिला है और खास बात यह है कि रहमान नेहा और ममता के साथ भी फोन पे बात करता था। मतलब सारिका की माँ और बहन दोनों से बात करता था। और फादर रमेश से? नहीं सर, रमेश के कॉल रिकॉर्ड्स में रहमान का नंबर नहीं मिला है। लेकिन एक बात है सर, इस भारद्वाज फैमिली के गायब होने के अगले ही दिन से रहमान का नंबर बंद है। कहाँ रहता है रहमान? जी रहमान यहीं रहता है? मेरा बेटा है वो। क्या हुआ? कहाँ वो अपने दोस्तों के साथ उत्तराखंड गया है ट्रैकिंग के लिए। तो उसने अपना फोन क्यों बंद कर रखा है? फोन बंद नहीं रखा है साहब, वहाँ रेंज नहीं आती होगी। झूठ मत बोलिए, आप अच्छी तरह से जानती है वो कहाँ छुपा वो? बोला ना साहब, उत्तराखंड गया है। और आप ऐसा किससे बात कर रहे हैं? क्योंकि आपके बेटे रहमान ने सारिका और उसकी पूरी भारद्वाज फैमिली को गायब कर दिया। आप खुद गायब। कहाँ है वो? कौन सारिका, कौन भारद्वाज? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है साहब। आपको कुछ गलतफहमी हुई है।
हे भगवान, पूजा खत्म हुई नहीं कि पहले टपक गई। ये ले। और एक। हे भगवान, ये ले मेरी माँ, एक और खा ले। थैंक यू मम्मी। घना बुरा हुआ ना छोरी के साथ। सूटकेस की कई दुकानों पे इंक्वायरी की सर, लेकिन कोई भी काम की इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लग रही है। तो हो सकता है इन सूटकेस का इंतजाम रहमान ने किया। रानी मार्केट के पास रहमान की एक बेकरी शॉप भी है सर, वो भी कई दिनों से बंद है। रहमान की बेकरी शॉप काफी मशहूर है, रोज की 50,000 की सेल भी है। बेकरी शॉप के आसपास भी इंक्वायरी की, लेकिन समझ में नहीं आ रही कि रहमान अचानक से गायब कहाँ हो गया। होना हो सर, इस फैमिली को गायब करने में रहमान का ही हाथ है। रहमान की बेकरी है रानी मार्केट में, और रानी मार्केट में ही ममता किसी लड़के के साथ देखी जाती है। रहमान ना सिर्फ सारिका से फोन पे बात करता था, बल्कि उसकी बहन नेहा, उसकी माँ ममता, और तो दोनों बहनें और माँ को छटपटा लग रहा है। सर आपको लग रहा है कि रहमान दोनों बहनों और माँ के साथ कोई गलत काम? सर रहमान के पड़ोसियों से पता चला कि कुछ दिन पहले रमेश रहमान के घर पे गया था और वहां उसका रहमान और उसकी अम्मी फरीदा से काफी झगड़ा हुआ था। क्यों मिलता है मेरी बेटियों से? आज के बाद अगर मेरी बेटियों से मिला ना तो अच्छा नहीं होगा, बता दे रहा हूँ। क्या अच्छा नहीं होगा? पहले अपने बेटियों का संभाल। मतलब फरीदा रमेश और उसकी दोनों बेटी को जानती है और हमें कुछ और ही कहानी सुना रही थी। सर आप कहें तो फरीदा को बुलाएं। नहीं, अभी नहीं। इस फरीदा के जरिए हम रहमान तक पहुंचेंगे। फरीदा पक्का जानती है कि रहमान कहाँ छुपा हो, उस पर नजर रखो। और मैं रिया से मिलता हूँ, हो सकता है वो रहमान के बारे में कुछ जानती है। रिया से बात हो सकती है? बैठो। कैसी हो? एक बात पूछूं आपसे, रहमान को जानती हो? घर में किसी से नाम सुना हो, मम्मी से या दीदी से? जी गोल्ड चेन रहमान ने गिफ्ट की है, अच्छी है ना? दीदी मुझे भी दिखाओ ना। दीदी मुझे भी दिखाओ ना। रिया रुक। सारिका, तुझे रहमान से चेन ना लेनी थी, तुझे मालूम है ना पप्पा। जी पप्पा की पुरानी सोच के लिए मैं रहमान को ना छोड़ सकूं, और मम्मी को कोई प्रॉब्लम ना है, करने की प्रॉब्लम है। मन में कोई प्रॉब्लम ना है, प्रॉब्लम पप्पा को है। और उनकी जैसे भी सोचो, हम उनके खिलाफ तो ना जा सके। नेहा बेटा, बात तो तू ठीक कर रही से, पर इसका हल ना बहस करके नहीं, प्यार से निकालना होगा। फिर मम्मी ने सब ठीक कर दिया था। क्या ठीक करने की बात कर रही थी आपकी मम्मी? मालूम नहीं। ये देखो, ये रहमान जब आपके पापा घर पर नहीं होते थे, ये कभी आपके घर पर आए थे? मालूम नहीं। आप जानते हैं इस लड़के को? इस लड़के को तो कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ काफी टाइम पहले तक कोई दूसरा लड़का आता था। सर वो लड़का कभी घर के अंदर नहीं जाता था, वो सारिका से बाहर ही बात कर कर चला जाता था। क्या इनमें से है वो लड़का? इनमें से तो कोई भी नहीं है। आपको उस लड़के का हुलिया तो याद होगा, उसका स्केच बनवा सकती हैं? कोशिश कर सकती हूँ। पूजा, इन्हें स्केच आर्टिस्ट के साथ बिठाओ। जेले, कल तो तूने अपने आप को खाने से सान लिया था, अरे आज तो कम से कम कुछ पेट में डाल ले। मुझसे ना खाया जाएगा ये फिक्का खाना। ओहो, तो महारानी को 56 भोग खाना है। देख, जो इस जंजाल से निकलना है ना, तो ये साथ ही खाना खाना पड़ेगा। कैसा जंजाल? क्या करने वाली है आप मेरे साथ?
1 साल पहले ही रोहतक से यहाँ शिफ्ट हुए, लेकिन हाँ 3 महीने पहले ही उन्होंने नेहा का रिश्ता तय किया था। चलो दीदी, अब आपकी बारी। किस लड़के के साथ रिश्ता तय किया? रमेश भाई का जूनियर है, उनके ऑफिस में काम करता है, शायद शेखर वशिष्ठ नाम है उसका। एक्चुअली सर रमेश सर मैंने काफ़ी पसंद करते थे। एक दिन उन्होंने मारे से बोला कि वो हमारे पेरेंट्स से मिलना चाह रहे थे। फिर जब वो हमारे पेरेंट्स से मिले तब मैंने पता चला कि वो नेहा की शादी मेरे से करना चाहते थे। सर इसी सिलसिले में उन्होंने हमें अपने घर पे भी इनवाइट किया था। पर हमें तो पता चला कि तुम्हारा और नेहा का रोका भी हो गया था। हाँ सर, लेकिन फिर बाद में हमें पता चला कि मारी और नेहा की कुंडली नहीं मिल रही सर, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी। ठीक है, थैंक यू। जी सर। बिना कुंडली मिला ही बात रोके तक भी पहुंच गई। शर्मा जी, इस लड़के की उसके घर वालों की कुंडली निकाली। आओ एक पान लगे। अरे तूने चुगली की मेरी पुलिस से? उसने मरने पैसे देते तेरे को मेरे खिलाफ बोलने के? ओए, मैं किसी रहमान के रहे मुकरम पे नहीं पड़ता। तू पहले अपने खड्डे भर, मेरे बाद में खोदिए। चल। सर मैंने शेखर और उसके घर वालों के बारे में काफी कुछ पता किया। सब लोग काफी लालची लोग हैं। और सर इस शेखर के पड़ोसियों ने बताया कि शेखर और नेहा की शादी के लिए शेखर के घर वालों ने 10 लाख रुपए दहेज की डिमांड की थी, लेकिन रमेश दहेज के शक के खिलाफ था और इसी वजह से ये रिश्ता टूटा था। तो तेरी कुंडली नेहा से नहीं मिली, कोई बात नहीं, पर तेरी कुंडली हमारे सिंह साहब से जरूर मिलेगी, वो भी इनके डंडे से। 36 के 36 गुण मिलेंगे। सिंह सर मिला दे कुंडली। सर 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 मैं मानता हूँ कि मैंने आपको झूठ बोला था, लेकिन मैंने कोई क्राइम नहीं किया सर। ये तू डिसाइड नहीं करेगा। तू ये बता कि नेहा के साथ तेरा रिश्ता क्यों टूटा? सर हमारा रिश्ता दहेज की वजह से तो नेहा से टूटा ही ना था, बल्कि खुद नेहा की वजह से टूटा था। शेखर जी, इस रिश्ते के लिए हाँ करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ। जी बोलिए ना। मेरा एक पास्ट है। सर नेहा ने मैंने बताया कि जब वो रोहतक में थी तो उसका एक छोरे के साथ अफेयर था। कौन था वो? सर मैंने ये तो ना पता, लेकिन वो सर उसका कलीग था। और सर उन दोनों में कुछ बहुत बड़ा हुआ था जो उनका ब्रेकअप हो गया, लेकिन नेहा ने मैंने इसके बारे में कुछ ना बताया। नेहा जी बोलिए ना, अब दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था? जाने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। दूर होने के तो बड़े सारे वजह थे, पर अब मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। कि मैं ये जान सकूं आपका उस लड़के के साथ रिश्ता कहाँ तक पहुंचा था? मतलब मेरा मतलब वो फिजिकल। सर मैं मानता हूं कि उसने मुझे सब सच सच बता दिया था, लेकिन मैं इस रिश्ते से कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए मैंने ना बोल दिया। एक्सक्यूज मी सर, ये उस लड़के का स्केच है जिसके बारे में लता ने हमें बताया। शर्मा, पता करो ये लड़का कौन है और इसका सारिका और इसकी फैमिली से क्या कनेक्शन है। सर भारद्वाज फैमिली की बेटियों से जुड़े कई लड़के एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। मुझे तो ये प्रेम प्रसंग का ही चक्कर नजर आ रहा है। अभी तक उस लड़के की पहचान भी नहीं हुई है जो ममता के साथ रानी मार्केट में देखा गया। और अब ये स्केच, पता करो ये कौन है और उस लड़के के बारे में पता करो जिसके बारे में हमें शेखर ने बताया, जो रोहतक में नेहा का क्लिक था। हो सकता है वहां भी कोई पुरानी दुश्मनी या धोखे की कहानी सामने है। सर। हाँ सर, नेहा जब यहाँ पे जॉब कर रही थी तो हमारे कलीग कुणाल के साथ उसका अफेयर था। तो कुणाल कहाँ है अब? सर एक्चुअली कुणाल को तो काफी टाइम पहले जेल हो गई थी। जेल? किस जुर्म में? कुणाल नेहा से प्यार तो बहुत करता था, पर नेहा को लेके कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव था। चलो नेहा। अब आज मैं पूजा के साथ जा रही हूँ। हाँ तो ठीक है, मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ। जरूरत ना है, हम चले जाएंगे। बाय। सर वो इतना ज्यादा शकी था, जब नेहा मेरे साथ भी होती थी ना तभी उसे फॉलो करता था। नेहा, हाँ तू कल पूजा के घर गई थी ना? हाँ। लेकिन तुम दोनों तो घर गए नहीं थे, ऑफिस के बाद मूवी गए थे। हाँ पर तुम इतने सवाल जवाब। क्योंकि हमारी शादी होने वाली है और मुझे पता होना चाहिए कि मेरी होने वाली बीवी कहाँ है और क्या कर रही है। नेहा को एहसास होने लगा कि वो कुणाल के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती है, इसीलिए उसने कुणाल के साथ ब्रेकअप कर लिया, तो वो और दुगना उसे परेशान करने लगा। नेहा,
तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूं। मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी, हाथ छोड़ो। तुम मेरी होने वाली बीवी हो, ये बात भूलना मत। हाथ छोड़ो, ये जबरदस्ती है। हेल्प प्लीज, समन हेल्प। छोड़ो मन्ने। किसी में हिम्मत है? हिम्मत? हेल्प चाहिए तुम्हें? कुणाल सब पे रौब चलाता था क्योंकि उसके फादर रोहतक पुलिस में इंस्पेक्टर है। लेकिन नेहा डरी नहीं, उसने फिर भी कंप्लेंट फाइल कर दी। तब कुणाल को 3 साल की सजा सुनाई थी कोर्ट ने। उस हादसे के बाद नेहा की फैमिली सोनीपत शिफ्ट हो गई थी। हेलो सज्जन सिंह जी, मैं इंस्पेक्टर आदिल खान बोल रहा हूँ, कोहाना पुलिस स्टेशन से। कोहाना पुलिस स्टेशन? आपसे मिलना है सिंह साहब। कहिए खान साहब, क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? सिंह साहब, नेहा भारद्वाज को तो आप जानते ही होंगे। 16 दिसंबर से नेहा भारद्वाज और उसकी फैमिली गायब है और उसके माँ बाप की लाशें भी मिली। सीधा मुद्दे पे आइए खान साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? अब आप खुद पुलिस वाले हैं, मुद्दा तो समझ ही गए होंगे। दरअसल हम उन लोगों से मिलने हैं जिनका नेहा और उसकी फैमिली को गायब करने या कत्ल करने के पीछे कोई मोटिव रहा। खान साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि नेहा और उसके परिवार को मारने और गायब करने के पीछे मेरे पास भी कोई मोटिव है, क्योंकि नेहा और उसके बाप ने मेरे बेटे कुणाल को जेल भिजवा दिया था? ऐसा नहीं है क्या? गलत इंसान पर उंगली उठा रहे हैं खान साहब आप। एक बात जरूर साफ करना चाहूँगा, मेरे बेटे कुणाल से गलती हुई थी, लेकिन वो गलती बातचीत से सुलझाई जा सकती थी। कुणाल को ऐसा करने का कोई मौका नहीं दिया गया। पापा, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मैंने यहाँ से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, आप उसे समझाइए ना प्लीज, मुझे यहाँ से निकालिए। इसे कमजोर मत बन बेटा, मैं हूं ना। मैंने यहाँ से एक बार फिर से बात करूंगा। मैंने अपने बेटे को भरोसा तो दिया, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए थे। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब कुणाल वापस तो नहीं आ सकता। क्यों? उसकी जमानत नहीं हो रही? लगता है आप पूरा होमवर्क करके नहीं आए खान साहब। 1 महीना पहले मेरे बेटे कुणाल ने जेल में सुसाइड कर लिया था। मैंने अपने बेटे कुणाल को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। रही बात नेहा और उसके परिवार वालों की, तो पिछले 1 साल से मैं उनके टच में नहीं हूं। आप आपकी ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं। शर्मा हमारा सस्पेक्ट एक पुलिस वाला है, वो भी सज्जन सिंह जैसा सीनियर पुलिस ऑफिसर। सर, हो सकता है ये सज्जन सिंह वाकई में चोट खाया बापू। अपने खबरियों को तरीके से ब्रीफ करो। पुलिस वाला है, उसके खिलाफ इन्फॉर्मेशन निकालना आसान नहीं होगा। और रोहतक में जहाँ नेहा और उसका परिवार रहता था, वहां से ही पता करो, हो सकता है कोई एंगल सामने आए। बोलो खन्ना। सर, लता ने जिस लड़के का स्केच बनवाया था उसके बारे में पता चल गया है। उसका नाम अमन है। सर, ये अमन सारिका का क्लाइंट था। सर, 6 महीने पहले तक सारिका एक चिट फंड कंपनी शेरल एंटरप्राइजेज में जॉब करती थी, लेकिन ये 1 नंबर की फ्रॉड कंपनी निकली। कई तरह की लुभावनी स्कीम्स थी इनकी, जैसे 3 महीने तक 5000 रुपये जमा करो और 6 महीने में बाइक ले जाओ, लेकिन सब फर्जी सर। सर, इस अमन ने भी इसी तरह की एक स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया था, लेकिन जब ये कंपनी भाग निकली तो अपना पैसा निकलवाने के लिए सारिका को धमकियां भी दे रहा था, और कुछ दिन पहले इसने काफी बड़ा बवाल भी किया था। तू सही जवाब नहीं दे रही यार। वो 15,000 डूबा है मेरा। तो मेरी भी तो 3 महीने की सैलरी लेके भाग गई ना देख, कंपनी। मैंने तुझे पैसा दिया तो मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो मैं कहाँ से वापस देख, करूं? 3 महीने लगातार पैसा दिया, देख लेके तो रहूंगा मैं। साड़ा लड़की के पैसे छीनता है। देख लूंगा तुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं। रहता कहाँ है अमन? सर, समालखा में। बुलाओ इसे। सर। सर जी, मैं मानूं मैं सारिका से पैसे मांग रहा था, लेकिन सर उसी के कहने पे मैंने उसकी कंपनी में पैसे लगाए थे, और सर बाद में बोली कि कंपनी भाग गई। अब सर आप ही बताओ, सर मन ने कुकर भरोसा होगा कि वो उस फ्रॉड में ना मिली थी। तुझे लगता है सारिका ने तेरे साथ फ्रॉड किया, इसलिए तूने उसकी बहनों को गायब कर दिया और माँ बाप को? एक मिनट साहब, आपके पास कोई सबूत है मैंने ये सब किया? ओए हीरो, तूने सरे बाजार सारिका का पास छीनने की कोशिश की थी, ये सबूत बहुत है तुझे अंदर रखने के लिए। सिंह, सबूत दे दे इसको।
साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब सोनी मेरे 15,000 रुपए लेके भाग गई थी साहब। सब उसकी कंपनी नहीं सर, वो लड़की भी एक नंबर की फ्रॉड है। सब मोटरसाइकिल देने का वादा किया था सर, एक साइकिल तक नहीं दी। सब मैंने कुछ नहीं किया साहब, बिल्कुल कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे छोड़ दो साहब, प्लीज छोड़ दो साहब मुझे। सर अमन का मोटे पैसे को तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर उसने घर के सब लोगों को गायब किया है तो वो 7 लाख कैश भी गायब करता। शर्मा, हो सकता है अमन को इस बात का इल्म ही ना हो कि घर में 7 लाख कैश पड़ा हो। सारिका फ्रॉड कंपनी में काम करती थी जिसमें अमन का पैसा डूबा, तो जाहिर सी बात है जिस तरह अमन का पैसा डूबा कई और लोगों का पैसा भी डूबा होगा, और उन लोगों के लिए बदला लेने का ये स्ट्रॉन्ग मोटिव। वरना सर रहमान की क्या खबर है? सर हम लोग रहमान की माँ फरीदा पे नजर बनाए हुए हैं। हमने नोटिस किया कि वो अक्सर पड़ोसियों के घर में जाती है और काफी देर बाद वहां से वापस आती है। फरीदा जिन पड़ोसियों के घर पे जाती है उनके फोन नंबर भी सर्विलेंस पे डालो। हो सकता है फरीदा इन पड़ोसियों के नंबर से अपने बेटे रहमान को कॉल करती है। सर धीरे धीरे रे माना, धीरे सब कुछ होए। हाँ, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। बोल। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब समझ कि ऋतु आने वाली है और तेरा उद्धार होने वाला है। कैसा उद्धार? क्या करने वाली है आप मेरे साथ? अब तो जो भी करेगा वही रखवाला करेगा। सर सारिका जिस चिटफंड कंपनी में काम करती थी उसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन उसके एक दोस्त के बारे में पता चला है। कौन दोस्त? दिव्या नाम है उसका। सोनीपत में एक किराए के घर में रह रही थी और सारिका के घर भी आना जाना था उसका। लेकिन सर भारद्वाज फैमिली के गायब होने के 15 दिन पहले से ही ये दिव्या खुद भी गायब है और इसका फोन भी बंद आ रहा है। उसके मकान मालिक से बात की मैंने, उसने कहा कि दिव्या ने काफी टाइम पहले घर छोड़ दिया था। सर दिव्या जर्नलिस्ट थी और उसने काफी टाइम पहले काम भी छोड़ दिया था। शर्मा, अभी हमें नेहा और सारिका की कोई लीड नहीं मिली और अब पता चल रहा है कि उनकी दोस्त दिव्या ये उनसे भी 15 दिन पहले से गायब है। मामला पेचीदा है। दिव्या के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो और मैं सारिका की छोटी बहन रिया से मिलता हूँ। हो सकता है वो दिव्या के बारे में कुछ बता पाए। हाँ अंकल, मैं दिव्या दीदी को जानती हूँ। दिव्या दीदी सारिका दीदी के फ्रेंड थी और दिव्या दीदी सारिका दीदी से मिलती थी। रिया, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू दीदी। सारिका, तू कोई नई जॉब क्यों नहीं कर लेती? मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ और नेहा जीजी की भी। ना दिव्या, जब से वो कंपनी फ्रॉड हुआ है ना, तब से पापा ने ना साफ साफ बोल दिया ना नेहा जीजी जॉब करेगी और ना मैं। रिया बेटा, आपको पता है कि दिव्या दीदी अभी कहाँ है? नहीं अंकल। हेलो सर, आपका अंदाजा सही निकला। फरीदा अपने पड़ोसियों के फोन से रहमान के नंबर पे ही कॉल करती थी और थोड़ी देर पहले भी उसने रहमान के नंबर पे फोन किया था। उस वक्त उसका फोन करनाल में एक्टिव था। रहमान का नंबर ट्रैक करते रहो और फरीदा को भनक मत लगने देना कि हमें रहमान का पता चल गया, और फरीदा पर नजर बनाए रखो। सर सर मैंने कुछ नहीं कहा। और सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं तो सारिका से प्यार करता था। तो भागा क्यों था? तो सर मैं डर गया था। तो सारिका, उसकी मम्मी और नेहा दी को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सारिका के पापा धर्म भरम में बिलीव करते थे। उन्होंने मेरे घर आके बवाल भी किया था सर। मुझे लगा कि जब आपको पता चलेगा तो आप मेरे पे ही शक करोगे, और मेरे लिए सफाई देने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि सारिका की फैमिली में सबको गायब कर दिया गया था सर। तुझे क्या लगता है हम तेरी बात पे यकीन करेंगे? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं तो सारिका से प्यार करता था। हाँ बेटा, मणे बेरा है कि सारिका तने बहुत पसंद करे, लेकिन तू चिंता ना कर। पहले एक बार नेहा की शादी हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारी और सारिका की शादी के लिए रमेश जी से बात करूंगी। पर मम्मी, आप तो जानते हो ना पापा ना मानेंगे, और पापा की वजह से नेहा जीजी का भी तो रिश्ता ना हो पा रहा ना। आंटी आप तो कह रहे थे कि नेहा दीदी का शेखर का तुर्का हो चुका है।
हाँ बेटा, रोका तो हो गया था, लेकिन वो क्या है ना कि शेखर के घर वालों ने 10 लाख रुपया दहेज की मांग कर दी थी और रमेश जी ठहरे उसूलों वाले दहेज के कारण रिश्ता तोड़ रहे हैं। वो ये ना समझे कि आजकल के जमाने में तो ये सब चले हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अलग से पैसों का इंतजाम कर रही हूँ। मैं रमेश जी को बताए बिना शेखर के घर वालों को पैसे दे दूंगी। लेकिन आंटी, आप इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेंगी? आप कहे तो मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? सर उसके बाद मैंने ममता आंटी को 7 लाख रुपए दिए थे और ये बात रमेश अंकल को पता चल गई थी, इसीलिए वो सारिका की मम्मी से और सारिका से नाराज थे। तो मैं तो यही चाहता था कि मेरी और सारिका की शादी के पहले नेहा दी की शादी हो जाए, लेकिन शेखर ने अचानक से रिश्ता तोड़ दिया सर। मुझे क्या पता था कि उनके साथ ये सब हो जाएगा सर। तो सारिका का अच्छा दोस्त है ना? हाँ सर। तो दिव्या के बारे में भी जानता होगा? दिव्या? सारिका के दोस्त, याद आया या याद दिलाऊं? हाँ सर, सारिका ने बताया था एक बार कि उसकी कोई दोस्त है दिव्या करके। दिव्या के गायब होने में तेरा क्या लेना देना? सर मेरा क्या लेना देना होगा? मैं तो दिव्या से कभी मिला भी नहीं हूं सर। ममता के साथ ये लड़का कौन? सब मुझे नहीं पता सर। मैं कमिन सर? सर मैंने दिव्या के कॉल रिकॉर्ड स्टडी किए। वो एक मुन्ना नाम के लड़के के काफी टच में थी। सर इस मुन्ना का फोन भी उसी वक्त बंद हुआ था जब दिव्या का फोन बंद हुआ था, और इस मुन्ना के बारे में मैंने पता किया और ये ड्रग पेडलिंग के चार्ज में अंदर भी हो चुका है। हिस्ट्री शीटर? मतलब दिव्या एक हिस्ट्री शीटर के टच में थी। वो ना इस दिव्या का इस डबल मर्डर से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर, इसलिए गायब। सर एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है, ये दिव्या और मुन्ना इन दोनों का फोन अक्सर रोहतक में भी एक्टिव रहता था। रोहतक? सर कहीं दिव्या का सज्जन सिंह के साथ कुछ? हो सकता है दिव्या और मुन्ना को सज्जन सिंह ने कहीं छुपा के रखा हो। किसी भी तरीके से दिव्या और मुन्ना को ढूंढ निकालो। अगर सज्जन सिंह इन्वॉल्व है तो खुद ब खुद सामने आएगा। सर हेलो, वो आदमी रिया को पकड़ के वैन में लेके गया साहब। मैं यहाँ से ही रिया को लेकर आ रही थी और उसने यहाँ पीछे से मुझे धक्का मारा, मैं यहाँ गिरी। उसकी वैन यही खड़ी थी, पहले से यही खड़ी थी साहब, और वो रिया को लेकर गया। आपने वैन का नंबर नोट किया? नहीं, वैन का नंबर तो नहीं देखा, लेकिन उसके वैन के पीछे एल लिखा था। शर्मा, वैसे तो सुनसान जगह, सीसीटीवी के चांसेस कम, फिर भी पता करो। अगर कोई सीसीटीवी है तो फुटेज निकलो। सब कितने लोग थे? वो अकेला ही था साहब। दिखने में कैसा था? उसका चेहरा ढका हुआ था गमजे से। अब भारद्वाज परिवार की सबसे छोटी बेटी रिया को भी किडनैप कर लिया गया था। हमें अंदाजा तक नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन रिया का गायब होना हमें अपना फेलियर लग रहा था। लेकिन ये हादसा इतना इशारा तो दे रहा था कि कोई ऐसा है जो पूरे भारद्वाज परिवार को ही खत्म करना चाहता है। हमारे सस्पेक्ट्स कई थे और असली गुनहगार तक पहुंचने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। मियां और बीवी दोनों की बॉडी से मिल गई, लेकिन इनकी बेटियां नेहा और सारिका वो कहाँ हैं? 3 महीने पहले ही उन्होंने नेहा का रिश्ता तय किया था। किस लड़के के साथ रिश्ता तय किया? रमेश भाई का जूनियर। तो ये बता कि नेहा के साथ तेरा रिश्ता क्यों टूटा? सर नेहा ने मन ने बताया कि जब वो रोहतक में थी तो उसका एक छोरे के साथ अफेयर था। सर सारिका जिस चिटफंड कंपनी में काम करती थी उसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन उसके एक दोस्त के बारे में पता चला। कौन दोस्त? दिव्या नाम है उसका। सर मैंने दिव्या के कॉल रिकॉर्ड स्टडी किए। वो एक मुन्ना नाम के लड़के के काफी टच में थी और ये ड्रग पेडलिंग के चार्ज में अंदर भी हो चुका है। हिस्ट्री शीटर? हमारे सस्पेक्ट्स कई थे और असली गुनहगार तक पहुंचने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। सर अपने खबरियों से एक सॉलिड इंफॉर्मेशन मिली है। 20 दिन पहले रोहतक के कांस्टेबल सोलंकी का मर्डर हुआ था। और ये इन्फॉर्मेशन हमारे किस काम की? सर काम की हो सकती है, क्योंकि पता चला है कि कांस्टेबल सोलंकी का दिव्या के साथ उठना बैठना था और कांस्टेबल सोलंकी इंस्पेक्टर सज्जन सिंह के अंडर ही काम करता था। सर इन्हीं के एक खबरी किशोर ने सोलंकी का मर्डर किया था, जिसे सज्जन सिंह ने अरेस्ट भी किया था। हमारा सस्पेक्ट है सज्जन सिंह और सोलंकी उसके अंडर काम करता था, और दिव्या
सोलंकी के टच में थी। लग रहा है इन सब बातों का कनेक्शन हमारे केस से जरूर बनेगा। अब ये क्या कनेक्शन है सज्जन सिंह तो बोलेगा नहीं। एक काम करते हैं, सोलंकी का मर्डर करने वाले किशोर से मिलते हैं। अब ये दिव्या को मैं अच्छी तरह जानूं। सोलंकी की चमची थी वो, और पैसा देकर सोलंकी उससे कई तरह के गलत काम करवाता था। ये सोलंकी तो सिर्फ एक मोहरा था। सोलंकी जो भी काम करता था सज्जन सिंह के इशारों पर करता था। तुमने कांस्टेबल हरीश सोलंकी को क्यों मारा? मैं तो साहब उनके लिए मुखबिरी करता था, लेकिन वो मेरा ही मजाक उड़ाने लगे, मेरी इज्जत उछालने लगे। फिर क्या था, एक दिन शराब पी के मुझ पर हाथ उठा दिया, मेरा माथा ठनक गया, मैंने ठोक दिया। देख किशोर, तेरी सजा तो कम नहीं हो सकती, लेकिन सोलंकी के मर्डर का तेरी आत्मा पर, तेरे दिल पर जो बोझ है वो जरूर कम हो सकता है अगर तू हमारी मदद करे। बोल, ये दिव्या और मुन्ना कहाँ मिलेगा? साहब पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, पर करनाल में एक ठिकाना है, वहां आपको ये दोनों मिल सकते हैं। सारिका के पेरेंट्स के मर्डर में और उसकी बहन नेहा का गायब होने में हमारा कोई हाथ नहीं है सर। तुम्हारा हाथ है या नहीं है, किशोर सब बक चुका है। सर वो जो भी बोल रहा है सर झूठ बोल रहा है सर, हमने कुछ किया ही नहीं। ऐसा है, ये तो हम जानते हैं कि ये कांड तुमने और मुन्ना ने मिलकर किया, और वो भी सज्जन सिंह के कहने पर। अब हम सोच रहे हैं कि लड़की है, ऐसे ही बोल दे तो अच्छा है, या सेवा करें? बोलो। सर हमने कोई कांड नहीं किया है सर। अब पूजा, सर बता दे सर, मैं मानती हूँ कि मुन्ना मेरे कहने पे सब कर रहा था, लेकिन सर सिर्फ नेहा को मारने की सुपारी दी थी सोलंकी ने। देख, जर्नलिस्ट बन के तू वैसे भी कहीं गलत तरीके से पैसा कमाती है। यो काम कर दे, 20 लाख मिलेंगे, 10 काम से पहले और 10 काम के बाद। और तू इस लड़की को मरवाना क्यों चाहते हो? तो तू आम खा, गुठली से क्या मतलब? और देख, तेरे को इस काम के लिए इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि इस नेहा को ऐसे गायब करना है कि सबको लगे कि अपनी मर्जी से कहीं चली गई। सर नेहा को गायब करने के लिए मैं सारिका से दोस्ती बढ़ाने लगी थी सर। दोनों अपने फादर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, दोनों बहुत कुछ करना चाहती थी, और सर मैंने उनके इसी सपने का फायदा उठाकर उन्हें ट्रैप किया था सर। सारिका, तू कोई नई जॉब क्यों नहीं कर लेती? मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ, और नेहा जीजी की भी। मेरा प्लान था कि नेहा को जॉब के बहाने शहर के बाहर ले जाकर उसे गायब कर दूं, पर सर मैं कुछ करती उसके पहले ही सोलंकी का सर मर्डर हो गया। सर सोलंकी मर चुका था, मैं उसका काम करके फंसना नहीं चाहती थी। सर वो ऑलरेडी मुझे 10 लाख एडवांस दे चुका था, इसलिए मैं शांत हो गई। पर पता चला कि सर नेहा की तो पूरी फैमिली गायब हो गई है। सर इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है सर, हमने कुछ नहीं किया। और हो सकता है सर ये सब सज्जन सिंह ने करवाया हो, क्योंकि मुझे इस बात का हिंट है कि सोलंकी ने सज्जन सिंह के कहने पर ही मुझे सुपारी दी थी। आप एक क्रिमिनल पर भरोसा करके मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो खान साहब? जानता था, आप खुद तो कबूल करेंगे नहीं, लेकिन याद रखना आप हमारी रडार पर हो, और वो दिन दूर नहीं जब हमारी अगली मुलाकात आपके थाने में नहीं, हमारे लॉकअप में होगी। बोलो खन्ना। सर जिस वैन से रिया को किडनैप किया गया था उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। भारद्वाज फैमिली के गायब होने से एक हफ्ता पहले एक केमिस्ट शॉप के बाहर के सीसीटीवी में वो वैन कैप्चर हुई थी। सर उस वैन में से एक आदमी उतरा था और उसने केमिस्ट शॉप से पोल्यूशन मास्क खरीदा था। सर एक केमिस्ट शॉप के सीसीटीवी में उस वैन का नंबर भी कैप्चर हुआ है। रिया कहाँ है? पकड़ो इसको। अंदर नहीं है सर।
सर बाहर भी कोई नहीं मिला। ओए, रिया कहाँ? बोल रिया कहाँ? बोल नहीं सकता, लेके बताएगा, चल। जैसे ही इन दोनों की बलि चढ़ेगी, तेरे बेटे की और तेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। मैं बोल नहीं सकता, मेरा मौन व्रत है। मैं बोला तो मर जाऊंगा। बेटा तू नहीं बोलेगा ना, तब भी मरेगा। बोल बोल बोल, रिया कहाँ है? बोल, नेहा और सारिका के साथ क्या किया? बोल। रमेश मेरा चाचा था, नेहा मेरी बहन थी। रमेश तुम्हारा चाचा और नेहा तुम्हारी सगी बहन? हाँ साहब, रमेश मेरा देवर था। 15 साल पहले मेरे पति ने खाट पकड़ ली थी और उनकी इस बीमारी की वजह से उनकी नौकरी वोकरी सब चली गई। तब हमारे बाबा जी ने हमको एक उपाय बताया। तेरे पति की जानलेवा बीमारी और तुम्हारी गरीबी से अगर छुटकारा पाना है तो सिर्फ एक ही उपाय है। कौन सा उपाय बाबा जी? तुझे तेरी बेटी की बलि देनी होगी। तेरे बेटी की बलि देने से सारे कष्ट, संकट, क्लेश, समस्याएं सब दूर हो जाएंगे। हमारे पास और कोई चारा नहीं था साहब। हम नेहा की बलि देने ही वाले थे कि नेहा के पापा ने फोन करके अपने भाई रमेश को बुला लिया और रमेश नेहा को लेके वहां से भाग गया। और उसके कुछ टाइम बाद ही नेहा के पापा चल बसे और हम सब सड़क पर आ गए। हमें उनसे बदला लेना था। सब चाचा अपने परिवार को लेकर रोहतक से सोनीपत चले गए थे। उनसे बदला लेने के लिए मैंने उनके सोनीपत वाला एड्रेस पता किया। मैंने वहाँ की रैकी की। मेरा एक दोस्त केमिकल फैक्ट्री में काम करता था, उसी के ज़रिए मैंने वो जहरीले गैस का बंदोबस्त किया था। उस दिन मैंने चाची के ज़रिए उनके घर में घुसने की प्लानिंग की थी। नमस्ते चाची। अरे मुझे नहीं पहचाना? मैं संजय। संजय? प्रकाश भारद्वाज जी का बेटा, आपका भतीजा चाची। फिर मैं नेहा और बाकी सबसे मिलने के लिए कहने लगा। चाची मुझे अपने घर लेके गई। सुनिए, देखिए कौन आया है। मैंने सबको मार दिया, लेकिन अपनी बहन नेहा को नहीं। बाबा जी ने कहा था अमावस्या के दिन नेहा की बलि देने के लिए, ताकि हमारी सारी पनौती खत्म हो जाए साहब। और साथ ही साथ रिया को खत्म करके हम रमेश के पूरे खानदान को खत्म करने का प्रण पूरा करना चाहते थे साहब। सब विधि के लिए मैंने 7 दिनों का मौन व्रत रखा था और आप आके आपने फिर से पनौती लगा दी साहब। अंधविश्वास और बदले की आग में ना तुम दोनों ने अपनी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि अपने देवर, तुमने अपने चाचा का घर भी उजाड़ दिया। अब सड़ो माँ बेटा इसी जेल में। नेहा और रिया को हमने सही सलामत बचा लिया, लेकिन संजय और उसकी मां के अंधविश्वास के चलते 15 साल पहले भी नेहा की जान को खतरे में डाला गया था।
और रमेश ने उसको नई जिंदगी दी। पर ममता की एक भूल से पूरा परिवार बिखर गया। ममता यह जानती थी कि जिस संजय को वो अपने घर लेकर जा रही थी, उस संजय का परिवार रमेश से कितनी नफरत करता था। लेकिन ममता ने उनकी मंशा को भांपे बिना जुर्म की इस दस्तक को नजरअंदाज किया और नेहा और रिया फिर से अनाथ हो गए। वहीं तहकीकात के दौरान यह भी सामने आया कि कांस्टेबल हरीश सोलंकी ने सज्जन सिंह के कहने पर ही मुन्ना को नेहा की सुपारी दी थी, पर इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे सज्जन सिंह के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? जो दिल में है वो बोल दे। वो नहीं हमें मैं क्या लगा रखा है? दिखने में तो बड़ा बिंदास है, ऐसे में सिट्टी पिट्टी गुल। चल कोई ना, तू सोच ले तन्ने क्या बोल रहा है। मैं तब तक तन्ने तेरा ससुराल दिखा देती हूँ। मतलब मुझे तेरे घर लेके जा रही है? बावड़ा हो गया है कि पप्पा को प्यार मोहब्बत ना पसंद, कूट देंगे तुझे। कहाँ लेके जा रही है? खबरदार, होशियार, दीदी पापा आ रहे हैं। पापा, मम्मी, दीदी, कहाँ गई ये सब? पापा, मम्मी, दीदी, दीदी, पापा, मम्मी, पापा, दीदी। सर सारिका जिस चिटफंड कंपनी में काम करती थी उसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन उसके एक दोस्त के बारे में पता चला है। कौन दोस्त? दिव्या नाम है उसका। भारद्वाज फैमिली के गायब होने के 15 दिन पहले से ही ये दिव्या खुद भी गायब है। दिव्या के गायब होने में तेरा क्या लेना देना? मैं तो दिव्या से कभी मिला भी नहीं हूँ सर। ममता के साथ ये लड़का कौन? बोलो खन्ना। सर जिस वैन से रिया को किडनैप किया गया तो एक केमिस्ट शॉप के बाहर के सीसीटीवी में वो वैन कैप्चर हुई थी। सर एक केमिस्ट शॉप के सीसीटीवी में उस वैन का नंबर भी कैप्चर हुआ है।